व्हाट आर द इंडिकेशंस टू यूज एलएम पोटेंसी? ये क्वेश्चंस हमारे काफी सारे क्लास के स्टूडेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, डॉक्टर्स ने मुझसे किया था, क्योंकि मैं बहुत बार एलएम पोटेंसी के वंडरफुल रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो आप में से काफी लोगों ने ये क्वेरी करी थी कि एलएम पोटेंसीज क्या हैं, कैसे दी जाती हैं, क्यों ये कॉमनली यूज नहीं होती है, कैसे बनाई जाती है, इसकी डोज वगैरह क्या है, देने के लिए क्या इंडिकेशन होती है। ऑल अबाउट एलएम पोटेंसी आज ये लेक्चर होने वाला है, जो सभी डॉक्टर्स के लिए और इवन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो रैपिड, जेंटल और परमानेंट क्योर है ना, वो होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलएम पोटेंसी का यूज किया जाना। आज की इस क्लास में मैं ऑर्गेनन के एफोरिज्म से लेकर के और प्रैक्टिकल यूज तक की बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैनिमैन की ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जिसमें डॉक्टर हैनिमैन ने इस एलएम पोटेंसी के बारे में हमें बताया है। एज यू नो, अप टू 5th एडिशन डॉक्टर हैनिमैन ने एलएम पोटेंसी का कहीं भी रेफरेंस नहीं दिया है, जिक्र नहीं किया है। ओनली एंड ओनली 6th एडिशन, जो कि हैनिमैन के दुनिया से जाने के बहुत वर्षों के बाद, आई थिंक 1921 में पब्लिश हुआ था, तब ये दुनिया के सामने आया था कि एलएम पोटेंसी भी कोई चीज है। ये एफोरिज्म जो 6th एडिशन के हैं, जिसमें एफोरिज्म नंबर 246 से लेकर के 48 तक 3 एफोरिज्म में इसके बारे में डॉक्टर हैनिमैन ने लिखा है, बोला है। जो 426 है ना, उसमें हैनिमैन ने लिखा है रिपीटिशन ऑफ डोज एंड मेडिसिन जो है ना, ये जरूरी है। क्या लिखा है, पूरा एफोरिज्म नहीं पढ़ूंगा, करेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। आप एफोरिज्म का नंबर नोट कर लो और एफोरिज्म पढ़ना जरूर है, क्योंकि जब तक आपने वो एफोरिज्म नहीं पढ़ा ना, तो फिर ये आज का ये अधूरा रह जाने वाला है जो नॉलेज आपका। इस एफोरिज्म में हैनिमैन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्रोनिक डिजीज में रेमेडी रिपीट की जानी चाहिए एट सुटेबल इंटरवल्स, एक बात। दूसरा, हैनिमैन ने ये बोला है कि मेडिसिन को सॉल्यूशन में दिया जाना चाहिए, न कि ड्राई पैलेट्स में, यानी कि पिल्स में। 2 बातें आ गई इसके अंदर कि लिक्विड में दिया जाना चाहिए, रिपीट किया जाना चाहिए, और तीसरी बात भी आ गई कि ड्राई नहीं दिया जाना चाहिए। ये जो डायनामाइजेशन का जो तीसरा तरीका है, डेसिमल, सेंटेसिमल, और ये हो गया एलएम वाला, ये सक्शन से स्ट्रोक लगा करके ये बनाई जाती है। और इसमें लिखा है कि इससे स्टेग्नेशन किसको बोलते हैं? ठहराव आ जाना। पेशेंट दवाई भी खा रहा है और रिकवर भी नहीं कर रहा, सर्टेन लेवल तक रिकवर करने के बाद में फर्दर इंप्रूवमेंट जब नहीं आ रही है, तब कंडीशन जो होती है उसको स्टेग्नेशन बोलते हैं। स्टेग्नेशन को प्रिवेंट करती है और एग्रावेशन को भी प्रिवेंट करती है। एलएम पोटेंसी ही है जो कि फ्रीक्वेंट रिपीटिशन को अलाउ करती है विदाउट हार्मिंग द वाइटल फोर्स। ये कुछ बातें थी एफोरिज्म नंबर 246 में, ठीक है, आप डिटेल पढ़ सकते हो। यही एफोरिज्म था जिस एफोरिज्म में एलएम पोटेंसी को डॉक्टर हैनिमैन ने लॉन्च किया है। ये एफोरिज्म फाउंडेशन बनता है एलएम पोटेंसी का। नेक्स्ट जो एफोरिज्म है वो है 247, जिसमें हैनिमैन ने बताया सुटेबिलिटी फॉर सेंसिटिव एंड क्रोनिक केसेस के बारे में, ठीक है। हैनिमैन ने क्या लिखा है कि इवन जो सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं उनमें भी डोज को रिपीट किया जा सकता है सेफली, और रेमेडीज को हाईली पोटेंटाइज फॉर्म में, जो कि काफी माइल्ड हो जाती है, लिक्विड में दे देने से इस फॉर्म में दिया जा सकता है। पोटेंटाइज्ड और माइल्ड हो गई वो फॉर्म, और मेडिसिनल इफेक्ट मॉडिफाई हो जाएंगे जैसे जैसे हम उसको बार बार स्ट्रोक करेंगे। यू नो ना, स्ट्रोक किया जाता है, तो स्ट्रोक करने से उसके जो मेडिसिनल इफेक्ट है वो मॉडिफाई होते जाएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट थ्रस्ट के साथ में, सक्शन के साथ में। तो इस एफोरिज्म में हैनिमैन ने जो पॉइंट किया है कि अनमोडिफाइड रिपीटिशन जो मेडिसिन की है वो एग्रावेट कर सकती है। जैसे हमने अगर 30-30 पोटेंसी दे दी, दिन में 3 बार ले लेना, ये करती है एग्रावेशन। मेरे पास आने वाले स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे यहाँ एग्रावेशन नहीं होती है।
आई नेवर सीन, या बिल्कुल रेयर टू रेयरेस्ट है जब कभी एग्रेवेशन हमें देखने को मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम अनमोडिफाइड डोज को रिपीट नहीं करते हैं। मॉडिफाइड जो डोज है वो जो है ना क्योर प्रमोट करती है, जैसे कि एलएम पोटेंसी। तो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट में ये दी जा सकती है, लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक केसेस में भी इसको दिया जा सकता है, और कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चलने वाला हो, विदाउट इंटरप्शन जब चलने वाला हो, तो मॉडिफाइड डोजेस की अपॉर्चुनिटी हमें 50 मिलीस्मोल स्केल की एलएम पोटेंसी से मिल सकती है। जो नेक्स्ट एफोरिज्म है वो है 248, जिसमें सुपीरियरिटी ऑफ दिस एलएम स्केल के बारे में बताया गया है। डॉक्टर हैनीमन इसमें लिखते हैं, या यूं मानो कि डिक्लेयर करते हैं कि एलएम पोटेंसी जो है ये माइल्ड इन एक्शन होती है, एक्शन करने में ये माइल्ड है, जिससे कि एग्रावेशन नहीं होती है पेशेंट को, और इफेक्ट इसका रैपिड हो जाता है। जितना देर में जो बाकी पोटेंसी हमारी इफेक्ट करेगी, ये एलएम मेडिसिन जो है ये रैपिड इफेक्ट करती है, और जितना डीप मेडिसिन को जाना चाहिए एलएम पोटेंसी ज्यादा डीप जाती है, तो ये ज्यादा क्यूरेटिव हो गई पेशेंट के लिए। तो एलएम पोटेंसी जो है ये मोर जेंटल हो गई, और ये मिनिमम चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्रावेशन हो गए, और बेस्ट सूटेड टू द क्रोनिक इलनेस हो जाती है ये मेडिसिन। तो ये तीनों एफोरिज्म जो हैनीमन के आइडियल क्योर की कंसेप्ट है, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, उसको फिल करने के लिए ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई है एलएम पोटेंसीज। जो यहाँ पे एक फ्रेज लिखी जाती है वो ये है कि एवरी डोज मस्ट डिफर स्लाइटली फ्रॉम द प्रीवियस वन in its degree of dynamization. Every dose must differ slightly from previous one in degree of dynamization. Dynamization की डिग्री में जो भी सक्सेशन वाली डोज है, नेक्स्ट जो भी डोज है, सक्सेसिव जो डोज है, वो डिफर होनी चाहिए। ऑफ कोर्स डिफर होगी तो पहले वाले से कमजोर तो होने से रही, हमें मोर स्ट्रॉन्गर ही बनानी होती है, जो कि एलएम पोटेंसी में बनाना आसान होता है। ध्यान से ऊपर भी आया है, इसको अब अपन दोबारा से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। जो एलएम पोटेंसीज है ना, वो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स के लिए बहुत ही कारगर और इफेक्टिव है, क्योंकि ये मेडिसिन की जो डोज है वो स्मॉल होते हुए भी वायलेंटली या डीपली इफेक्ट करती है। क्योंकि पोटेंटाइजेशन का ये सब करने से, डाइल्यूशन और ये सब होने से जो मेडिसिन की डोज है ना वो स्मॉल हो गई और वायलेंट अब नहीं रह गई है वो। जबकि जो हमारी 30 to 100 जो सेंटेसिमल स्केल्स की मेडिसिन हैं, उनमें एग्रावेशन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि डोज थोड़ी सी मैसिव होती है वो, और हमारे पास वहां पे एवरी अदर डोज को थोड़ा सा अल्टर करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो चाहे पेशेंट नर्वस हो या डेलिकेट पेशेंट हो, फिजिकली वीक पेशेंट हो, तो सेंसिटिव पेशेंट्स में एलएम पोटेंसी की मेडिसिन दी जानी चाहिए, दी जा सकती है। दूसरा जो हो गया वो है क्रोनिक केसेस। क्रोनिक एंड मियाज्मेटिक केसेस के अंदर जहां डिजीज का कॉज मियाज्म है, ट्रू क्रोनिक डिजीज है, पुरानी और जटिल बीमारी है, लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस है, मल्टी लेयर्ड इलनेस है, डीप पैथोलॉजिकल इलनेस है, और ऐसा होने से हमें लंबा समय तक इलाज देने की जरूरत है। जब लंबा समय तक इलाज देने की जरूरत है तो हम सेम मेडिसिन को कैसे दे सकते हैं, मैंने तो लिखा हुआ है। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास जब सक्सेसिव डोज को बढ़ा के देने का, अल्टर करने का एक तरीका उन्होंने सुझाया हुआ है, हम क्यों नहीं उसका यूज करेंगे? हम एलएम पोटेंसी का यूज करेंगे क्रोनिक, मियाज्मेटिक, डीप पैथोलॉजिकल, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में, बिना कोई हार्म, बिना कोई एग्रावेशन। कुछ ऐसी कंडीशंस जो कि नेक्स्ट इंडिकेशन बनती है एलएम पोटेंसी की, वो है जहां पे फ्रीक्वेंट रेपिटेशन की जरूरत है। कहां कहां फ्रीक्वेंट रेपिटेशन की जरूरत होती है? जब पेशेंट की इलनेस लौट के आ रही है, रिलैप्सिंग कंडीशंस है, जहां पे रिलैप्सिंग कंडीशंस हैं और पेशेंट की जो पैथोलॉजी है वो इतनी ज्यादा एडवांस है कि उसको 100% रिवर्स न किया जा सकने की संभावना है। तो कुछ जो मेडिकल कंडीशंस ऐसी हो गई है जहां पे
पेशेंट को पूरा ठीक नहीं किया जा सकता और पेशेंट की कंडीशन रिलैप्स हो रही है, तो हमें फ्रीक्वेंट रेपिटेशन की जरूरत होती है। जैसे डेंगू में हम लोग देते हैं, कोमा के पेशेंट्स में देते हैं, कैंसर्स में हम लोग देते हैं। पेशेंट जब इंप्रूव होने के बाद में प्लेटू कंडीशन आ जाती है, स्थिर हो जाता है। जैसे मान लो पेशेंट की जो कंडीशन थी उससे इंप्रूव हो गया और अब वो प्लेटू है, प्लेटू मतलब समतल पठार, ग्राफ के अंदर प्लेटू इसको बोलते हैं ना। तो जब प्लेटू कंडीशंस है यानी कि स्थिर हो गया है पेशेंट, फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, इनिशियल रिकवरी के बाद में जब रिकवरी स्टेगनेटेड हो गई है, आपने वार्ड्स के लिए दवाई दी, 15 वार्ड्स थे, 2-3 ठीक होने के बाद अब आगे ठीक नहीं हो रहे हैं। अस्थमा अटैक है, वो पहले तो इनहेलर उसको डेली जरूरत होती थी, लेकिन अभी 2-3 दिन के बाद में तो अभी भी जरूरत पड़ ही रही है। अर्टिकेरिया अभी तो हो ही रहा है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही हो, स्टेग्नेशन आ गया हो, तब एलएम पोटेंसी उसको वहां से निकाल सकती है। यहां पे कभी कभी हम ये चूक भी करते हैं कि दूसरी मेडिसिन दे देंगे, हम चेंज करते हैं मेडिसिन को। नहीं, जब हम श्योर हैं कि पेशेंट की टोटलिटी अभी भी सेम मेडिसिन डिमांड कर रही है, जब सेम मेडिसिन डिमांड कर रही है तो हम मेडिसिन क्यों चेंज करें। जब मेडिसिन चेंज नहीं करनी तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। सेंटेसिमल स्केल में हम 30 से 200 वगैरह भी करके देख लेते हैं, लेकिन तब आगे क्या करेंगे। ऐसा जब हो जाए तब हम एलएम पोटेंसी को याद करते हैं, एलएम पोटेंसी का यूज करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो एलएम पोटेंसी की मेडिसिन है ये एवरी टाइम उसको जेंटली पुश करती रहती है टुवर्ड्स रिकवरी विदाउट एनी एग्रावेशन, विदाउट एनी हार्म। अननेसेसरी चेंज ऑफ मेडिसिन को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं इफ वी आर यूजिंग मेडिसिन इन एलएम पोटेंसी फॉर्म। एक बार फिर से मैं सम अप कर रहा हूं कि एलएम पोटेंसी जो है ये सुटेबल है, ये अच्छी है, ये कारगर है, ये आइडियल है जब डीप पैथोलॉजिकल कंडीशंस हों, जैसे कैंसर्स है। मेरे पास कैंसर के जो क्योर्ड पेशेंट है, क्योर हम बोलते हैं कि जो पेशेंट ठीक हो गया और बरसों तक जिंदा है, वो एलएम पोटेंसी से ही है। ठीक है हमारे पास केसेस जो कैंसर थे और ठीक हो गए हैं और जिंदा भी हैं, जिंदा रहे हैं, वो एलएम पोटेंसी से ही है। ठीक है, तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। हम एलएम पोटेंसी को यूज करते हैं जहां पे एग्रावेशन का डर हो। एग्रावेशन का डर का मतलब हो गया प्लेटलेट्स आर वेरी लो, पेशेंट्स के वाइटल्स आर लो। वाइटल का मतलब है उसका ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा है, होते हैं ना ऐसे पेशेंट्स। ठीक है, ब्लड प्रेशर उसका डाउन जा रहा है, कोलैप्स होने वाला है पेशेंट, उसके प्लेटलेट्स बहुत कम है, उसके डब्ल्यूबीसीज बहुत कम है। यहां पे अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो पेशेंट में डाई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जहां ये होने का डर हो कि पेशेंट नहीं बचने वाला, अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो वहां पे हम लोग देते हैं ये एलएम पोटेंसी मेडिसिन्स। जो मैं करता हूं मैं वो आपको बता रहा हूं। जहां पे हमें लगता है कि इस कंडीशन में, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, काफी लंबा इलाज देना पड़ेगा। जब लंबा इलाज देने पड़ेगा तो हम सेंटेसिमल मेडिसिन तो दे नहीं सकते, हमें तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एवरी टाइम हम राइजिंग पोटेंसी दें। तब हम यूज करते हैं एलएम पोटेंसी की दवाई को। ठीक है, जहां हम पेशेंट टू पेशेंट है, जरूरी नहीं है कि हम डेली देंगे, दिन में 2 बार देंगे, वो सब लास्ट में आएगा। वहां हम एलएम पोटेंसी की मेडिसिन को देते हैं। साइकोलॉजिकल इलनेस में एलएम पोटेंसी दी जा सकती है क्योंकि यहां भी ट्रीटमेंट ज्यादा समय तक चलता है, जैसे कि एंजाइटी के डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन हैं, यहां तक कि आईबीएस, माइग्रेन, स्ट्रेस से लिंक्ड जो इलनेस होती है, और यहां तक कि जो हार्मोनल बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, ये भी लंबा समय चलने वाली बीमारी होती है। इनमें भी एलएम पोटेंसी का मेडिसिन जो है वो ज्यादा कारगर और इफेक्टिव रहती है। तो एलएम पोटेंसी हमें सेफ्टी देती है, सुरक्षा प्रदान करती है कि पेशेंट को एग्रावेशन नहीं होती है। ठीक है, अगर होती है तो भी बहुत ही माइल्ड एग्रावेशन होती है। एग्रावेशन हमारे पास तो हमने देखी नहीं है। तो पेशेंट जो है इन मेडिसिन को बेटर टॉलरेट कर पाता है। एज यू नो, हम आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करते हैं और ये जो आर्टिफिशियल डिजीज है एलएम पोटेंसी से जब बनेगी तो वो माइल्ड होती है,
पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि वो दवाई खा रहा है। अब एक प्रश्न उठता है कि ये जब इतनी बढ़िया चीज है, इतना बढ़िया टेक्निक है, तो वाइडली यूज क्यों नहीं हो रही है? कारण के बिना कुछ नहीं होता है ना। पहला तो ये हो गया कि ऑर्गेनन के 6th एडिशन में एलएम पोटेंसी आई थी। 6th एडिशन से पहले होम्योपैथी खूब बड़ी फली फूली हुई सिस्टम ऑफ मेडिसिन बन चुकी थी। उस समय के जो हमारे पायनियर्स हैं, जैसे कि हैरिंग है, बोनिंगसन, कैंट, फ्रैंकटन, लिप्पी, बर्नेट, नैश, ये सब से बाद में आई है 6th एडिशन। और 6th एडिशन जब बाद में आया तो एलएम पोटेंसी भी बाद में आई है। तो जो बड़े हमारे राइटर्स हैं, जिनको हम पिलर्स कह रहे हैं, ये पिलर्स ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। और बोला इसलिए नहीं कि ये आई बाद में है, आज से 104 साल पहले आई है, होम्योपैथी पहले आ गई थी। पहला कारण तो हो गया ये। दूसरा कारण ये है कि तब से लेकर के आज भी देयर आर डॉक्टर्स जो कि 5th एडिशन को ही होम्योपैथी का सबसे बड़ा आधार मानते हैं, फिलोसॉफिकल जो भी उसका एक पिलर और स्ट्रेंथ और रूट या जो भी बोलेंगे, 5th एडिशन को ही मानते हैं, ठीक है। और 6th एडिशन पे आधे होम्योपैथिक डॉक्टर अलग ओपिनियन रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो हैनीमैन ने लिखा ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके जाने के बाद पब्लिश हुआ है और ट्रांसलेटेड वर्जन पब्लिश हुआ है। तो कौन जाने कि हैनीमैन ने लिखा था या नहीं लिखा था। कुछ लोग उस पे भरोसा ही नहीं करते कि 6th एडिशन हैनीमैन का लिखा ही हुआ है। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग कॉज हो गया तो फिर आगे कौन क्या करेगा इसके लिए। और हम लोग तो रोजाना पढ़ रहे हैं ऑर्गेनन, आज भी कोशिश करेंगे कि हम पढ़ेंगे, अपना 40th एफोरिज्म पढ़ेंगे। ऑर्गेनन कितने लोग हैं जो अपनी क्लासेस में या अपने डेली प्रैक्टिस में रोजाना पढ़ते होंगे। तो हमारी ऑर्गेनन से ही दूरी है, और कुछ हमारे साथियों को तो हैनीमैन से भी दूरी है। हैनीमैन से दूरी का मतलब हो गया कि वो हैनीमैन की कही हुई बात, हैनीमैन की ऑर्गेनन को समझना ही नहीं चाहते। हैनीमैन की फिलोसफी से भी उनको दूरी है। कॉम्बिनेशन को देना, रिपीटेड मेडिसिन देना, फिलोसफी के ऊपर ध्यान नहीं देना, लॉ ऑफ सिमिलर को भी ध्यान नहीं देना। तो जब इतना बुरा हाल करके वो प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो ऑर्गेनन पढ़ेंगे? आपको क्या लगता है कि वो 6th एडिशन को वैल्यू करेंगे? और इतना मनन करके, ध्यान करके चीजों को इवेल्युएट करेंगे, काय को ही करेंगे? ऑर्गेनन को जानते तक नहीं है लोग। ऐसा भी है, किसी को ये नहीं पता कि इसमें इतना इतना कुछ लिखा भी हुआ है क्या। BHMS के दौरान पास होना ये तो सिंपल चीज है, कैसे न कैसे करके पास हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनन ही नहीं जानते, बेसिक फिलोसफी ही नहीं जानते। तो ये मतलब है हैनीमैन से भी उनकी दूरी है। 6th एडिशन से दूरी तो क्या होनी, हैनीमैन से भी दूरी है उनकी, ऑर्गेनन से भी दूरी है उनकी। इसलिए 50 मिलीसिमल स्केल से दूरी होनी ही है। और फिर भी जो ठीक ठाक प्रैक्टिस करने वाले हैं, दे आर ओके विद देयर प्रैक्टिस। ठीक है ना, 10 पेशेंट आते हैं ना, ठीक है ना, हम 5-5 रुपए की दवाई देते हैं ना, चल रहा है ना, ठीक है। चैरिटेबल स्टाइल प्रैक्टिस, कॉम्बिनेशन देना, उनको शाम के समय जो भी बन गया, उनको लगता है कि ये बस एनफ है। दे आर ओके विद देयर पुअर रिजल्ट्स। आप यहाँ पे आज क्लास में जितने भी लोग बैठे हो, दे आर hungry and thirsty people, they are fiery people, and those who will listen this lecture in YouTube or other media, वो भी fiery और thirsty people हैं। कितने लोगों को फायर है, कितने लोगों को थर्स्ट है? वेरी लिटिल। किसी को जॉब मिल गई, दे आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब की, बस ठीक है ना, मिल रहा है ना, काहे को ही पढ़ना है। तो ये जो ओके विद पुअर रिजल्ट्स हैं, ये लोग एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे और अधिक आगे की दुनिया को। दैट इज वाई दे डू नॉट यूज 50 मिलीसिमल पोटेंसी मेडिसिन्स। उनको चाहिए ही नहीं कि हम और अच्छे प्रिसाइज हो जाएं, हमारे रिजल्ट्स अच्छे हो जाएं। और ऑफ कोर्स जो आज की क्लास में लोगों ने बोला कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होती है, मार्केट को कोई दोष नहीं दे सकता। आज आप कुछ मांगने लग जाओ, 2 बार मांगोगे ना तो फार्मेसी वाला तीसरी बार तुम्हारे सामने लाके रख देगा। कुछ भी मांगो, क्योंकि वो तो ट्रेडर है, उसको तो आप चाहे कुछ भी मांग लो, उतना ही % मार्जिन है, तो उसको देने से क्या ही आपत्ति है भाई, वो तो देगा। आप मांगो तो सही। तो जब मांगने लगोगे तो चीज मिलने लगेगी। सिंपल फंडामेंट है, इसके लिए तो आप कुछ भी नहीं कह सकते।
डॉक्टर खुद लेजी हैं भाई, हम खुद लेजी हैं। एलएम पोटेंसी की मेडिसिन बनाने के लिए कितना सामान चाहिए, उतना रखने की जगह तो होनी चाहिए हमारे क्लिनिक में। उसको अरेंज करना एक जगह मिलेगा और नहीं, उसको बनाना, उसको रखना, उसको एक सिस्टम के अंदर लेके आना, हम खुद लेजी हैं, हम करना ही नहीं चाहते हैं। जब हम नहीं करना चाहेंगे तो हमारे लिए तो कोई और कैसे ही करेगा। ठीक है, तो ना हमें रिजल्ट की जरूरत है, ना दवाइयां मिलती है, ना हम ऑर्गेनन को जानते पहचानते हैं, ना हम हैनेमन की उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ना हमें ये है कि तारों के आगे भी जहान हो सकता है क्या, ना ये है कि कैंट लिप्पी और ये जो लोग थे इनके अगर लेक्चर में वो चीज नहीं है तो भी चीज हो सकती है क्या। ये सारे कारण है जो एलएम पोटेंसी को यूज में उस तरह से नहीं लाया गया जैसा कि ये डिजर्व करती है। मेरे पास साल भर में एकाध डॉक्टर जरूर आते हैं जो किसी को कोई सजेस्ट कर देता है, कोई एलएम चाहिए ना तो वहां चले जाओ, मेरे पास है एलएम, रखी है, मैंने खुद ने रखी है। रेयरली हुआ है कि मैं किसी फार्मेसी से एलएम लेने गया हूं, मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मंगवाता हूं। इतना बड़ा स्टॉक है मेरे पास जितना कि शायद कोई फार्मेसी पे भी ना हो। मैं डेयरिंगली बोल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ नहीं होगा उनके पास। एलएम पोटेंसी की दवाइयां ग्लोब्यूल में मिलती है भाई, डाइल्यूशन में मिलती ही नहीं है। ग्लोब्यूल में 10 नंबर ग्लोब्यूल में चार्ज करके मिलती है वो दवाइयां, खत्म भी बड़ी जल्दी हो जाती है अगर आप यूज करोगे तो। ठीक है ना, तो ये सब करना पड़ता है, ये हमारे काम का हिस्सा होना चाहिए। अब है सवाल कि हम कब तो जरूर ही सोचें कि हमें एलएम देनी चाहिए। एलएम पोटेंसी की मेडिसिन देने की कंडीशंस, यानी कि कंडीशन ऑफ यूजिंग एलएम मेडिसिन मोस्ट सिमिलिमम होनी चाहिए। थेरापेटिकली फीवर के लिए बेलेडोना, डायरिया के लिए पोडोफाइलम, जुकाम के लिए आर्सेनिक, एलएम तो नहीं करेगी काम। एकदम सिमिलिमम होने चाहिए, उसके फिजिकल, उसके मेंटल, उसके जनरल, उसके अनकॉमन सिम्टम मैच करने चाहिए, सिमिलिमम यूज होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है। अगर ये नहीं है तो आपको निराशा हाथ में लगने वाली है। तो मेडिसिन शुड बी एब्सोल्यूट सिमिलिमम टू द केस। मेडिसिन हाईली पोटेंटाइज्ड होती हैं, बहुत अच्छी लैब से ही ली जानी चाहिए, नहीं तो आपको निराशा मिलेगी। जैसे कि अभी हमने बात करी, हेपको इज द बेस्ट। पोटेंसी कैसे बनाते हैं, क्या है, वो लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो मैंने सारी बात इसमें बोली क्योंकि वो हमारा काम भी नहीं है। हमें एलएम 0/1 मिलेगी बस, बात खत्म। तो हमें मेडिसिन अच्छी क्वालिटी की मिल गई है, यहां हमारा काम खत्म। मेडिसिन को डिसॉल्व करना होगा वाटर में ही। हमारे कई दोस्त इस एलएम को भी पुड़िया बना के देने लग गए हैं। अरे हैरान हूं यार, एलएम को भी आप वैसे ही दे दोगे क्या? आपकी मर्जी है क्या जो आप दे दोगे? कोई लैक्टोज में मिला करके शीशी बना के देने लग गया, क्यों भाई? आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप एलएम को दोष दे दोगे। एलएम को लिक्विड वाटर फॉर्म में ही दिया जाना चाहिए, रेयर टू रेयरेस्ट पाउडर या ऑल्फैक्टरी, वो मैं बाद में बताने वाला हूं। ठीक है, तो डिसॉल्व करना है इसको वाटर में ही देने के लिए। प्रॉपर डोज और इंटरवल का नॉलेज होना जरूरी है। डोज ना तो बहुत ज्यादा हो जाए, ना ही बहुत स्मॉल रह जाए, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट मेडिसिन है। ठीक है, तो डोज शुड बी ए प्रॉपर डोज, नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज। इसके रिपीटिशन का भी सिस्टम है। आप अपनी मर्जी से डेली दे दोगे, अपनी मर्जी से 2 बार दे दोगे, अपनी मर्जी से 3 घंटे में दे दोगे, अपनी मर्जी से हफ्ते में 1 बार दे दोगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर डोज ऑफ रिपीटिशन भी जरूरी है, और रिपीटिशन जो है वो आपको कोई भी नहीं बता सकता, वो केस टू केस वेरी करता है। हमने 1 घंटे में भी दी हुई है, हम 1 घंटे में 3 बार भी देते हैं, हम 1 हफ्ते में भी 1 बार देते हैं, हम 15 दिन में भी 1 बार देते हैं, और हम नहीं भी देते 1 डोज देने के बाद में, ऐसा भी संभव है। तो ये हो गया केस टू केस वेरिएशन, आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा। हमेशा ही नेक्स्ट डोज की डिग्री पहले वाले से एलिवेटेड ही रखनी है। तो डिग्री ऑफ नेक्स्ट डोज स्लाइटली एलिवेटेड फ्रॉम द प्रीवियस ही रखनी है। डिग्री को एलिवेटेड रखने के लिए हम लोग इसको सकेशन देते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस फॉर यूजिंग द एलएम पोटेंसी। एलएम पोटेंसी को कैसे दिया जा सकता है? एलएम पोटेंसी को ऑल्फैक्शन से भी दिया जा सकता है, यानी कि सूंघने के लिए। एलएम पोटेंसी को ओरली भी दिया जा सकता है, पीने के फॉर्म में। एलएम पोटेंसी को स्किन पे रब भी किया जा सकता है, लेकिन
प्रैक्टिकली एंड मोस्ट इफेक्टिवली डोज को कैसे दिया जाता है ये मैं बताने वाला हूं। ध्यान से सुन लो सारे लोग। एलएम पोटेंसी दवाई, ग्लोब्यूल्स 10 नंबर के, एक ग्लोब्यूल लेना है, साफ पेपर में उसको रखना है और उसको क्रश करना है। क्रश करने के बाद में उसको 100 ml बोतल, ये 100 ml बोतल है, दिस इज 100 ml बोतल। इस बोतल में आपने मोर देन 200 लेकिन नॉट अप टू द कहते हैं इसका टॉप तक फिल नहीं करना है, खाली रखना है और उस क्रस्ट ग्लोब्यूल को इसमें डालना है। क्रस्ट ग्लोब्यूल को इसमें डालना है। इससे भी बढ़िया जो हम लोग करते हैं वो अलग है। पहले हम लोग 1-2 चम्मच पानी ही लेंगे इसमें और उसमें डालेंगे उस ग्लोब्यूल को जो क्रश किया हुआ है और डालने के बाद में अच्छे से उसको शेक करते रहेंगे। जब पूरा शेक हो गई अब उसमें हम बाकी 100 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे। पानी डिस्टिल वाटर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल दिया 15 to 20 ड्रॉप हम इसमें प्योर अल्कोहल मिला देंगे और इस तरह से थंब आपको ऊपर है, फिंगर्स आपकी यूं हैं, दूसरे हाथ पर इस तरह से जोर जोर से 10 टाइम्स विग्रस स्ट्रोक करनी है। अब ये मेडिसिन तैयार हो गई, इसको पेशेंट को दे देना है। ठीक है, दोबारा बताता हूं। 10 नंबर ग्लोब्यूल क्रश किया, सिंगल ग्लोब्यूल, और क्रश्ड ग्लोब्यूल को हमने इसमें 5 to 10 ml वाटर, डिस्टिल वाटर डाला, उसमें डाल के मिक्स कर लेना है। फिर हमने इसको फिल कर लेना है, तब भी ऊपर खाली छोड़ना है जिससे स्ट्रोक करते टाइम मेडिसिन हिलने की जगह बचे। बोतल को पूरा फिल कर लिया और फिल करने के बाद में 15-20 ड्रॉप प्योर अल्कोहल की इसमें ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे ना तो मेडिसिन प्रिजर्व नहीं रहेगी, उसमें फंगस आ जाएगी आपके लिक्विड के अंदर। और ऐसा करने के बाद में थंब ऊपर है, फिंगर्स ऐसे हैं, 10 टाइम्स विग्रस स्ट्रोक लगा के रख लेंगे। अब ये हो गई मेडिसिन तैयार। अब पेशेंट की डोज जो है ना वो डिफरेंट है। अगर सिंपल क्रोनिक पैथोलॉजी वाला पेशेंट है, जैसा कि डायबिटीज, जैसा कि कैंसर, उन पेशेंट्स में हम लोग डेली वंस देते हैं ये दवाई को, रोजाना एक बार। अब देना कैसे है, पेशेंट को हम बताएंगे कि 10 टाइम विग्रस स्ट्रोक करो, उसके बाद में इसमें से 1 चम्मच दवाई लो। 1 चम्मच मतलब 2-3 ml मेडिसिन। उस 2-3 ml मेडिसिन को 1 गिलास पानी में डालो, चम्मच से अच्छी तरह घुमाओ। घुमाने के बाद में इसमें से यानी कि जो वो ग्लास का घोल बन गया है, 1 चम्मच, 2 चम्मच या 1-2 सिप पानी की पेशेंट को पिलानी है। खुद पी रहा है तो खुद को पीनी है। और बचा हुआ जो वो ग्लास के अंदर सॉल्यूशन बना था उसको सिंक में डाल देना है। वापस बता रहा हूं, 10 विग्रस स्ट्रोक करेंगे, उसके बाद में 1 चम्मच दवाई लेंगे। इस 1 चम्मच दवाई को 1 गिलास पीने के पानी में डालेंगे, चम्मच से घोलेंगे। घोलने के बाद में पेशेंट को 2 चम्मच दवाई, 1-2 घूंट दवाई पीने को देंगे। बचा हुआ जो ग्लास का पानी था उसको सिंक में डाल देंगे। घूंट का साइज छोटा बड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ग्लास एवरेज साइज ग्लास लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लास कांच का हो, स्टील का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी साधारण पीने का पानी, ना गर्म ना ठंडा पानी, नॉर्मल पानी लेना है। खाने के बाद लो, खाने के पहले लो, इसका कोई इशू नहीं है। जब आप दवाई ले रहे हो तो 2-1 मिनट 5 मिनट के लिए कुछ खाना पीना नहीं है, बिफोर आफ्टर में कोई इशू नहीं है। दूसरी कोई भी मेडिसिन दे रहे हो बाकी साथ में प्लेसबो वगैरह चलती है ना, तो दूसरी अगर कोई मेडिसिन दे रहे हो तो उसके भी 2-4 मिनट 5 मिनट का डिफरेंस करके मेडिसिन को दिया जा सकता है। वेरी सिंपल। तो इस तरह से हम लोग ये मेडिसिन को देते हैं। अब आ गया कि अगर डेंगू जैसी इमरजेंसीज हैं जहां पेशेंट सिंक कर रहा है, जहां प्लेटलेट्स बहुत डाउन है, अब ताज्जुब करेंगे 10-15 हजार से नीचे वाले पेशेंट तो बहुत ही आते हैं मेरे पास, जिनको हम लोग रिकवर करते हैं एलएम पोटेंसी मेडिसिन जो भी इंडिकेटेड होती है। अगर मेडिसिन सही नहीं है तो गलती मत कर लेना कभी, बहुत रिस्की हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमें भरोसा है उधर सिलेक्शन पे भी और इधर अपने दवाई पे भी। तो उन पेशेंट्स को हम लोग ऐसे देते हैं मेडिसिन और यूं रिकवरी आती है। यूं तो हमारे पेशेंट विद इन ए डे उनके प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं और बिना कोई रिस्क के, ठीक है ना। तो जब इतना इमरजेंसी है तब हम पेशेंट को आधे घंटे में भी देते हैं दवाई। 3-4 बार आधे घंटे में दे दी, फिर इंटरवल बढ़ा दिया, ऐसा करके प्रैक्टिकल अप्रोच उसमें ली जाती है। तो इस तरह से एलएम पोटेंसी की डोज को हम लोग पेशेंट में देते हैं। मेडिसिन को कब बंद करना है ये भी एक सवाल है। कब तक देते रहेंगे?
हमारा एम ये तो है ही नहीं ना कि हम जिंदगी भर पेशेंट को दवाई देंगे। आखिर पेशेंट जब ठीक हो गया तब हमें एलएम पोटेंसी की मेडिसिन को भी हटाना है। एलएम पोटेंसी की मेडिसिन को हटाने के लिए जो इंडिकेशन है, पहली इंडिकेशन ये बोलनी होती है लेकिन कभी होती नहीं है, वो है मेडिसिनल एग्रावेशन। क्योंकि हम लोग बहुत सोच समझ के मेडिसिन की पोटेंसी को देते हैं, उस रिपीटेशन को देते हैं, डोज को देते हैं, तो मेडिसिनल एग्रावेशन होती ही नहीं है। लेकिन हाँ, बीइंग टीचर मुझे आपको ये बताना है कि मेडिसिनल एग्रावेशन होने पर मेडिसिन को हटाना है, बंद कर देनी है। दूसरा है होम्योपैथिक एग्रावेशन। होम्योपैथिक एग्रावेशन का मतलब होता है जो राइट वाली एग्रावेशन है, जो अच्छी एग्रावेशन है, जो शुभ एग्रावेशन है। तब हमें अगर एक्यूट है ना तो बिगिनिंग में ही मिल जाती है, लेकिन क्रोनिक पेशेंट में एलएम के दौरान एग्रावेशन आपको एंड ऑफ ट्रीटमेंट में मिलती है। जब पेशेंट ठीक हो गया, एंड में सिम्टम्स वापस अकर करते हैं, ये एलएम के साथ खास है। तो एंड में जो होम्योपैथिक एग्रावेशन जो है मिलेगी, तब आपको मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर देनी है। एक और कंडीशन है जब अपने को मेडिसिन को बंद करना है, जब रिकवरी इज वेरी फास्ट एंड रिमार्केबल इंप्रूवमेंट है, तो कोई नेक्स्ट मेडिसिन देनी है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये डोज को आपने अलग अलग पेशेंट है, देखो 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक तो रेगुलर ले लो। उसके बाद में रिकवरी जब तक चलती रही है, जब तक आपको लग रहा है कि पेशेंट की सफरिंग कम होती जा रही है, तब तक नहीं लेना। जब लगे कि अब रिकवरी रुक गई है, तो एक जेंटल पुश के रूप में आपने मेडिसिन को ले लेना है। फिर 3 दिन 5 दिन 8 दिन फिर आपने नहीं ली, फिर आप ले रहे हो। ऐसे करते करते आप ले सकते हो। मेरे पास एलएम पोटेंसी से ठीक हुए अनेक पेशेंट हैं। जब मैं आपको बता रहा हूं ना, तो मेरे वो माइंड में आ रहे हैं कि हाँ, ये केस भी ठीक हुआ था, ये भी ठीक हुआ था। उनमें से जैसे मैंने आपको बताया, मैलिग्नेंसी के केसेज हैं, कैंसर ठीक हुए हैं, डेंगू के अनेक पेशेंट ठीक हुए हैं। डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी होती है, इतना बुरा हाल होता है पेशेंट का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। पेशेंट चल नहीं सकता, पेशेंट की ऐसी बुरी हालत हो जाती है, पेन भी होता है और वो चल भी नहीं सकता। मेरे पेशेंट बिल्कुल डीमाइलिनेशन वाले अभी ठीक हुए हैं, चल रहे हैं, थोड़ा बहुत काम बाकी है लेकिन लगभग ठीक है जी वो। तो जो डीप पैथोलॉजिकल केसेज हैं, जो इरिवर्सिबल कहलाते हैं, अगर मेडिसिन सही चुनाव हो गई है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन अगर राइट है, तो एलएम से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपको ये बोतल भी चाहिएगी, आपको डिस्टिल वाटर भी चाहिएगा, आपको प्योर अल्कोहल भी चाहिएगा, इनके अंदर स्टॉपर लगता है वो भी चाहिएगा, आपको एलएम पोटेंसी की मेडिसिन भी चाहिएगी, कितना कुछ चाहिए। ये सब अगर आप अरेंज कर सकते हो, आपके अंदर पेशेंस है कि आप ऐसा कर सकते हो, तो आप जरूर एलएम पोटेंसी की मेडिसिन को यूज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से हमारे रिजल्ट्स हैं, आपके भी होंगे। और आपके जब हो जाए अच्छे रिजल्ट्स, तो मुझसे आप शेयर जरूर करेंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा ये बताने का प्रयास सफल हुआ है। तो थैंक यू सो मच।